हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम 6 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और न्यूज एनालिसिस देखेंगे जो आपके यूपीएससी में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, मैंने इनको ऐसे सेग्रीगेट किया है जो आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेगा और साथ ही साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्री और मेंस के क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते चलें। जो इस साल प्री दे रहे हैं वो रिवाइज करते रहे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को, और जो मेंस देने वाले हैं देंगे उनके लिए भी जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखें, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ जो आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनको भी इन क्वेश्चंस में सेट करके देखिए कि वो आपको हेल्प करते हैं या नहीं। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, जब तक आप न्यूज आर्टिकल्स को आप क्वेश्चन एंड आंसर में एड ऑन करके लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो शुरू करेंगे आज के पहले आर्टिकल से, जो एक छोटा सा सेक्शन साइड में आता है जहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। उनमें से एक आर्टिकल ये है हिस्ट्रीज एज करके, both which has been deleted in textbooks and opaque way in which it was done go against spirit and promise of NEP। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो प्रोमिसेस हैं उसके हवाले से जो बदलाव हो रहे हैं उसके लिए आर्टिकल लिखा गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये काफी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि जो परिवर्तन किए जा रहे हैं करिकुलम्स में और बुक्स में जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो रैशनलाइज नहीं है। साथ ही साथ कुछ खासा डिस्कशन भी नहीं हुआ है उन सेक्शंस को हटाने के पहले। पढ़ते हैं आर्टिकल को। इन द एकेडमिक ईयर दैट हैज जस्ट कमेंडेड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल students have been introduced to revised set of social science textbooks. Curriculum reform should be part for the course in history, sociology, political science। मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, necessary to update the students with the shifts in polity and society। These changes should reflect new thinking। और चेंजेस हुए हैं उनको ऐसा होना चाहिए था जो न्यू थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करते हो, साथ ही साथ जो डिसिप्लिन्स हैं उनको और ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट बनाने की जगह और रैशनल बनाया जाता ताकि बच्चों का फायदा होता। पर ये आर्टिकल कहता है कि ऐसा नहीं हुआ है। But the latest version revision do not address such gaps and deficits. Instead, they excise content related to chapters in many history that have been acquired political overtones under the current regime। वो कहना चाह रहे हैं जो प्रेजेंट सरकार है, जो regime है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया regime है, उसको एड्रेस करता हुआ आर्टिकल कहता है कि जो चेंजेस किए जा रहे हैं, मुगल काल का जो डिटेल हटाया गया है, दिल्ली सल्तनत का जो एक्सेप्शन हटाया गया है, और साथ ही साथ जो महात्मा गांधी का जो असैसिनेशन दिखाया गया था बुक्स में जो है एड्रेस किया गया था, गुजरात दंगे हैं, इमरजेंसी है, उन सेक्शंस को हटाया गया ये बता करके कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो चीज हो रही है आर्टिकल राइटर की तरफ से वो उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है और बहुत ही फीजिबल नहीं रहेगा बच्चों को हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सेक्शंस को हटाने के बाद। तो इसमें हमको क्या लेना है, यूपीएससी के लिहाज से हमें क्या पढ़ना चाहिए। हमको कभी भी किसी पार्टी के एक्सट्रीम में नहीं जाना है, पार्टी क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सट्रीम में नहीं जाना है। हमको ये देखना है कि क्या सिलेबस में चेंजेस करने के बाद बच्चों को क्या एड ऑन मिलता है, क्योंकि करिकुलम रिफॉर्म्स तो एक बड़ी चीज है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से करिकुलम में रिफॉर्म तो होने ही चाहिए, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन सेक्शंस को हटा करके क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है, क्या बच्चों को उसका फायदा होता है, या इसको चेंज करने के बाद एनसीईआरटी की बुक्स में जो मेजर हमारी जो बुक्स हम पढ़ते हैं, यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, जो मेजर सरकारी स्कूलों में जो बुक्स चलती हैं वो एनसीईआरटी हैं, तो उनमें अगर इस तरह के चेंजेस किए जाते हैं तो बच्चों को कितना फायदा हो सकता है, क्या वो रैशनल है या उनके अंदर कोई और चेंजेस उसको लाने से उनके फायदे होंगे या नहीं, इस एस्पेक्ट को हमको उठाना है। तो आर्टिकल कहता है कि ऐसा नहीं है। एन इन्वेस्टिगेशन बाय दिस न्यूज़पेपर लास्ट ईयर हैड रिवील्ड दैट द pruning exercise was conducted without adequate consultation with expert। मतलब कि पेपर ने जब इंडियन एक्सप्रेस को और इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि ये बिना किसी डिस्कशन के किया गया है, इसके पीछे कोई एक्सपर्ट कंसल्टेशन ज्यादा नहीं हुआ है। और साथ ही साथ दिस इज मार्क्ड contrast the wide-ranging conversations undertaken by the same government before framing the National Education Policy 2020। The NCERT has justified the deletion as part of its periodic rationalization endeavors to reduce the curriculum load on students, but making knowledge more attractive and accessible hinges on several pedagogic interventions including empowering the teacher। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेडागॉजी होता है वर्ड है, जो भी करिकुलम में चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से अगर आपको ये लगता है कि रैशनल है तो ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि डिस्कशन हुआ है इसके पीछे तो ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि करिकुलम चेंजेस में एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी के अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं
जो करिकुलम डिजाइनिंग में भाग लेते हैं। नेशनल एनसीईआरटी का जो नेशनल एजेंडा कहना चाहिए, ये जो कंट्रीब्यूशन है, नेशनल कंट्रीब्यूशन है बुक्स में, वो सिग्निफिकेंट है, हम सब जानते हैं। लेकिन करिकुलम में चेंजेस करने का जो राइट है वो कौन कौन संस्थाएं करती है, इसके लिए आप प्री और मेंस में सवाल बन सकता है कि वो कौन सी संस्था है जो एनसीईआरटी में चेंजेस करने के लिए, करिकुलम डिजाइन करने के लिए या रिफॉर्म करने के लिए लाइबल है। प्री के लिए और मेंस के लिए ये है कि क्या जो चेंजेस हुए हैं ये ज्यादा पॉलिटिकल दिखते हैं या ज्यादा पॉलिटिकल नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल कहना चाहता है कि जो प्रेजेंट सरकार है वो दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर की चीजों को हटाना चाहती है, महात्मा गांधी के एसोसिएशन को हटाना चाहती है, साथ ही साथ गुजरात के दंगों को हटा रही है। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा लग रहा है, ना कि सिर्फ एक चेंज किया जा रहा है करिकुलम में। तो इस एस्पेक्ट से आपको इस आर्टिकल को देखना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये कहाँ फिट बैठेगा, ये GS1 वाले सेक्शन में फिट बैठेगा, आपके GS3 वाले सेक्शन में भी फिट बैठेगा। और आपको ये देखना है कि क्या ये ऐसे राइटिंग में आपको हेल्प कर सकता है, तो आप उसको वहां पे भी उठा सकते हैं। केस स्टडी भी आपके GS4 वाले सेक्शन में केस स्टडी भी बन सकती है, एथिक्स वाले पार्ट में बनाई जा सकती है। Right. Next article in neutral, no more. Delhi might want to watch closely the impact of Finland joining NATO on the Arctic region. तो सबसे पहले फिनलैंड को देख लेते हैं। इस मैप में आप देखेंगे फिनलैंड यहाँ पे हमको दिख रहा है, उसके बाद स्वीडन है और नॉर्वे। आप नॉर्डिक कंट्रीज इनको बोला जाता है, नॉर्डिक वर्ड जो यूज होता है, नॉर्डिक कंट्रीज भी इन बोला जाता है इन देशों को, इसमें फिनलैंड भी आता है। तो आप इसको लोकेट करिएगा, उसको सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो रशिया के पास का देश है ये। तो सवाल यहाँ पे ये है कि फिनलैंड नाटो ज्वाइन कर रहा है, आर्कटिक रीजन जो है, आर्कटिक रीजन हम जानते ही हैं। तो आर्कटिक रीजन के देशों में आप देखिए यहाँ पास में आर्कटिक ओशन है, तो इनके आसपास के इलाके को आर्कटिक रीजन बोला जाता है, ठीक है। उससे टच करते हुए देशों को आर्कटिक कंट्रीज भी बोला जाता है कभी कभी। बट यहाँ पे फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि आर्कटिक रीजन का जो देश है फिनलैंड, ये नाटो ज्वाइन कर रहा है, न्यूज में आया था। अब उस पर ये आर्टिकल छपा है, कह रहे हैं कि जो ये स्टेप है, व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को कहा है कि बहुत बड़ा मेजर सेटबैक है और ये फिनलैंड ठीक नहीं कर रहा है, उसके लिए कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करके दिखा रहा है कि उसकी पावर क्या है। तो फिनलैंड के लिए भी एक झटका जैसी बात है, हो सकती है। और इवन फिनलैंड ही नहीं, आसपास के सारे देश, जिसमें आपका बेलारूस भी, पोलैंड, जर्मनी, ये सारे देश ये सोचते हैं कि रशिया ने जब ऐसे इन्वेजन कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो उनके ऊपर भी खतरे की घंटी है। लेकिन इसके बावजूद डरने के बजाय ये देश अलग अलग तरीके से अपना फ्रंट ले रहे हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इतनी ज्यादा पोलराइजेशन के बाद, इतना ज्यादा पावर पॉलिटिक्स और पावर डिसऑर्डर के बाद, अगर फिनलैंड ये चूज करता है नाटो को ज्वाइन करना इस रीजन में रहने के बाद भी, तो ये बड़ा स्टेप है। इन द इंडक्शन ऑफ फिनलैंड व्हिच हैज लॉन्ग बीन न्यूट्रल इन मॉस्कोज प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्ट into NATO this week is major setback to Russia and President Vladimir Putin। मतलब वो कहना चाहते हैं बहुत समय से फिनलैंड जो है बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया है नाटो की तरफ जुड़ने का। वन ऑफ द मेजर justification Russian leader offered for the aggression against Ukraine was the relentless expansion of NATO closer to Moscow's border since the late 1990s। सब जानते देखिए पास का देश है। Now rather than rolling back NATO, Moscow's war was lengthening the Central Europe queue for the membership at its door। Soon after the Russian invasion in Finland and Sweden applied for NATO membership। मतलब जैसे इन्वेजन हुआ रशिया का यूक्रेन में, उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन ने अप्लाई किया था नाटो मेंबरशिप के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। ऑफ कोर्स बाय बिकमिंग नाटो's 31st member, Finland has doubled its frontier with Russia by adding more than 1300 kilometers of the line of contact। ऑफ कोर्स जब वो नाटो में मिल गया है तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से वो दुरुस्त करना चाहता है अपने देश के बॉर्डर को, तो वहां पे सिक्योरिटी डबल करेगा। Now, Finland's neutrality in favor of Soviet Union through the Cold War made Finlandization part of global diplomatic lexicon। तो अब समझने वाली बात यह है कि बहुत समय से जो चुप बैठा हुआ था देश, अब नाटो में ज्वाइन कर रहा है, तो रशिया के लिए ठीक बात नहीं है। आसपास के देश अगर नाटो ज्वाइन करते हैं तो फिनलैंड में नाटो की बढ़त बढ़ जाएगी, मतलब एक जगह बन गई यहाँ से रशिया को कैप्चर करने की, ठीक है। Now it referred to the political difference of a small nation to its larger neighbor।
स्वीडन हैज लॉन्ग बीन पार्ट ऑफ न्यूट्रल एंड नॉन अलाइंड फोरम, बहुत समय से न्यूट्रल था ये देश, एंड यूएन हैज बीन अ मेजर पार्टनर ऑफ इंडिया, एंड यूएन मतलब यूएन का जो ये देश है बहुत समय से न्यूट्रल था और मेजर पार्टनर भी है इंडिया इन द मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में भी ये देश हमारा पार्टनर है इंडिया का। Most of the small European countries on the western frontiers of Moscow has long memories of Russian expansionism. Obviously बहुत समय से ये देश आसपास के देश हैं, तो रशिया ने जो अपना एक्सपेंशन किया हुआ है सब जगह, उसके लिए इसकी एक मेमोरीज है इनके पास, उनके एक्सपेंशनिज्म की, किसकी, रशिया की। The Ukraine invasion has confirmed their worst fears and they are scrambling for US NATO protection. Unsurprisingly, Moscow has responded by promising countermeasures. Dmitry Peskov, a spokesman for Kremlin, said on Tuesday that NATO's inclusion of Finland is an encroachment on our security on Russia's national interest. Of course, आज के आसपास के देशों में अगर NATO की बढ़त बढ़ेगी तो उनके इलाके में एक तरीके का दहशतगर्दी या इंप्रेशन या प्रेशर बनाने वाली बात यहाँ पे आती है। समझने वाली बात यह है कि आपको आईआर की दृष्टि से ये पता होना चाहिए कि फिनलैंड और स्वीडन कहाँ दिखते हैं। स्वीडन हमको यहाँ दिख रहा है और उसके साथ ही साथ इनका नाटो में ऐड होने के भी सॉरी स्वीडन और फिनलैंड का मतलब फिनलैंड का तो अभी 31वां नंबर आ गया है, तो हमको प्री के पर्पज से पता होना चाहिए कि 31वां देश कौन सा है नाटो में ऐड होने वाला। नाटो का ऐसा ग्रुप है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि मिलिट्री ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप है, इंटर गवर्नमेंटल है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आईआर की दृष्टि से पता होना चाहिए कि भैया अगर फिनलैंड ज्वाइन करता है नाटो में तो उसके ऊपर रशिया का इम्पैक्ट पड़ सकता है और साथ ही साथ और क्या क्या दांवपेच हो सकते हैं जो आपको आईआर में लिखने को आ सकते हैं। GS2 में द फिनलैंड हैज मेंटेन अ स्मॉल बट केपेबल आर्म्ड फोर्स दैट इट विल वेल ट्रेन्ड and resilient. As the Arctic ice cap melts amidst global warming, the high north has become attractive commercially and contested geopolitically. As Finland and Sweden turns the neutral for Western allies and China raises its profile in the Arctic in the partnership with Russia, the militarization of the high north appears inevitable. That in turn might make global governance of the Arctic region increasingly problematic. तो एक पार्ट और भी कह रहे हैं कि आर्कटिक आइस कैप में जब पिघल रहा है, वहां का आर्कटिक का आइस कैप पिघल रहा है, तो वहां पे जमीन खुल के सामने आ रही है और उस जमीन पे कब्जेदारी की भी कॉन्टेस्ट चल रहा है, कौन देश कितना कब्जेदारी कर सकता है। उस केस में एलाइज कौन बन रहे हैं, ये सारे देश नाटो के एलाइज बन रहे हैं और रशिया का एलाई बन रहा है चाइना। तो यहाँ एक दूसरा डिस्प्यूट भी शुरू हो रहा है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। नाउ इसी के कंटिन्यूएशन में एक आर्टिकल छपा हुआ है, फिनलैंड जॉइंस नाटो, व्हाट द एंड ऑफ फिनलैंडाइजेशन मींस फॉर रशिया वेस्ट। तो मतलब वेस्ट से वो जुड़ रहा है, तो ये क्या है, ये फिनलैंडाइजेशन है और ये रशिया के लिए इसका क्या मतलब है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस केस में इसका और इलेबरेटिव मोड है जहां पे आर्टिकल ये लिखा गया कौन कौन से देश कहां जुड़े, कब जुड़े, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में काम देंगी। जिनका हिस्ट्री डोमेन है उनके लिए हेल्पफुल है, पर जिनका डोमेन नहीं भी है उनके लिए भी ये आर्टिकल पढ़ने लायक है, जिसमें आप ये देखेंगे कि यूएन से जो जुड़े हुए देश हैं, साथ ही साथ नाटो से जुड़े हुए देश हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजी रही है वर्ल्ड वॉर 2 से और यूएसएसआर के बनने और खत्म होने तक उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, ये आपके GS1 वाले सेक्शन में काम आ सकता है। साथ ही साथ आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझने में भी हेल्प कर सकता है, तो उसको आप जरूर पढ़िए। ये आपके ग्लोबल वाले सेक्शन में इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन किया गया है। जो मोटा माटी बात है वो हमने इसमें देख ली क्या हो रहा है, लेकिन डिटेल में आप इसको जरूर पढ़ें, आपके मेंस राइटिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है क्रुएल्टी ऑफ वेजिटेरियंस में बहुत ही अमेजिंग बात यहाँ बता रहे हैं जो आपके एनवायरमेंट वाले सेक्शन में भी यूज हो सकता है, जहां पे एक पौधा है, इसका नाम है मैंड्रेक हर्ब करके पौधा है, उसके बारे में ऐसा रिसर्च सामने आया है। नोन फॉर इट्स मेडिसिनल प्लांट है ये और साइकोटिक प्रॉपर्टीज भी रखता है। साथ ही साथ इसकी खास बात ये है कि जब इस पौधे को उखाड़ते हैं या निकालते हैं तो इसमें श्रीक मतलब चीखता है, ऐसी इस पौधे के बारे में बात है कि इससे आवाज निकलती है जब उसको पौधे को आप हटाते हैं। अब ये तो बात बड़ी डिफिकल्ट हो गई, जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि पौधों को बचाना है, मिट्टी को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, समझ में आता है। लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं अगर वो पौधे निकालने से अपरूट करने से आवाज आती है या कहना चाहिए कि पौधों में या सब्जियों में भी एक ह्यूमन फैक्टर है जहां क्रुएल्टी फ्री लाइफस्टाइल को माना जाता है, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन हैं, राइट। तो कॉलीफ्लावर स्टिक मतलब कॉलीफ्लावर में भी ऐसी बात देखी गई, साथ ही साथ क्रुएल्टी फ्री
क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहां पे नॉन वेजिटेरियनिज्म को लेकर के बहुत बात होती है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए एक ड्रामेटिक एफर्ट यहाँ पे ये आया, ये समझिए कि अगर आप किसी पौधे को अप्रूट करते हैं तो उसके भी दर्द होता है, उसको भी पेन फेस करना पड़ता है, और हम उसको जब उखाड़ते हैं तो उसका भी जन्म खत्म हो जाता है। तो ये एक जो फिलॉसफी है जो आपको जैनिज्म में दिखाई देगी, कहीं कहीं बौद्धिज्म में भी दिखाई देगी, तो उस फिलॉसफी के आधार पर आप GS1 से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और इस पौधे का नाम याद रखिएगा, प्री में पूछा भी जा सकता है। तो ये फिलॉसफी आपको हिस्ट्री से कनेक्ट करती है, जहां पे क्रुएल्टी फ्री इन्वायरमेंट की बात होती है, जहां पे जैनिज्म में ये भी कहा जाता है कि वो एक अपने फेस पे कपड़ा बांध के रखते हैं ताकि जो किसी भी जम्स को या छोटे छोटे बहुत पार्टिकल्स होते हैं या ऐसे जीव भी होते हैं जिनको दिखाई नहीं देते हैं, उनको हम इनहेल भी ना करें, राइट। तो अगर उनको इनहेल करते हैं तो उनकी मृत्यु होती है। तो क्रुएल्टी फ्री वाले जो सेक्शन में जब बात करते हैं, जैनिज्म की बात करते हैं, ऐसे और भी आपको स्पिरिचुअल, जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे जहां पे आपको रिलीजन में पढ़ते हैं तो वहां आपको जैनिज्म मिल जाएगा, बौद्धिज्म में आप देख सकते हैं ये चीज कही गई है कहीं ना कहीं। तो उस केस से आप कनेक्ट करके देखिए कि जब पौधों को आप अप्रूव करेंगे तो उससे भी आवाज निकलती है, राइट। और साथ ही साथ बिकॉज इफ प्लांट टू फील पेन थर्स्ट इन द वे दैट सो कॉल्ड हायर लाइफ फॉर्म्स डू देम नो चॉइस, नॉन वेजिटेरियनिज्म और नॉर वेजिनिज्म इज ट्रूली क्रुएल्टी फ्री। मतलब इस बात को कहता है कि जो हमारा जो वेजिटेरियन सिस्टम है वो भी क्रुएल्टी फ्री नहीं है, इसका मतलब इस बात को उजागर करता है। The next article will be Media One, Supreme Court on Freedom, National Security। इसमें इस आर्टिकल को मेंशन किया गया है उस केस में जहां पे मलयालम चैनल के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। Supreme Court has ruled that the center's refusal to renew the broadcast license of Malayalam channel Media One amounted to restricting the freedom of press, and that criticism of government policy does not constitute a reasonable restriction under Article 19(2) of the Constitution। इसी को दिमाग में रख के आपके लिए प्री का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, साथ ही साथ मेंस के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। अब कहने की बात यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिनके ऊपर इस स्टे को जो केरला हाईकोर्ट से आया था उसको हटाया, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे वो रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं रखते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखते हैं आर्टिकल 19(2) के तहत। एंड कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट to deny the license. It said such a claim must be backed by material evidence। ठीक है, चक्कर ये था कि इस चैनल पे कुछ ऐसी चीजें ब्रॉडकास्ट हो रही थी which has been promoted by जमाते इस्लामी, इट हैज बीन इम्पोज बाय IB मिनिस्ट्री और बीजेपी गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन IB मिनिस्ट्री ने इस बात को इम्पोज किया था और केरला हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया कि इसके पीछे कोई मटेरियल एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और साथ ही साथ आर्टिकल 19(2) सबसेक्शन 2 की बात जहां पर हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां पे ऐसे कई केस पहले भी बने हुए हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आर्टिकल 19(2) को आप प्रिपेयर कर लीजिए प्री के लिए, और मेंस में भी कोई आर्टिकल बन सकते हैं। तो ये जो स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्केबल है, क्योंकि ये पहले हाई कोर्ट में जब प्रेजेंट हुआ था केरला हाई कोर्ट में, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हाँ कुछ ऐसे डिटेल्स या मटेरियल यहाँ पे पब्लिश या ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं जो सपोर्ट बाय जमाते इस्लामी हिंद। तो इसको दिमाग में रख करके आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कवर अप करिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑयल प्राइसेस स्टेबल एज इकोनॉमिक फेयर्स बैलेंस ओपेक प्लस कट्स यूएस स्टॉक ड्रॉ। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि तेल के प्राइस कम हो रहे हैं, वेस्टर्न या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। ब्रेंट फ्यूचर्स 12.226%। इंपॉर्टेंट क्या है कि ओपेक प्लस कंट्रीज कौन सी हैं ये देखना है। ओपेक या ओपेक कंट्रीज कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस एज वेल। मेंस में तो एनालिसिस पूछेंगे कि भाई तेल के प्राइस क्यों नीचे गिर रहे हैं, क्या कारण है, वो दूसरी कहानी है, लेकिन हम देखेंगे कि एक्चुअली ओपेक प्लस क्या है। तो जब इसको आप और एक्सप्लोर करेंगे तो आप वेबसाइट पे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जहां पे पूरी की पूरी हिस्ट्री इतिहास आपको मिल जाएगा, गो थ्रू ऑफ कोर्स। लेकिन जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन क्या है, द नॉन ओपेक कंट्रीज विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल आर टर्म्ड एज ओपेक प्लस कंट्रीज। अगर सिर्फ ये पूछा जाए प्री में कि ओपेक प्लस कंट्रीज कौन सी हैं, तो जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जिनमें ये सारे नाम आते हैं वो सारे के सारे ओपेक प्लस कंट्रीज कही जाती हैं। सो ओपेक प्लस कंट्रीज इंक्लूड अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सूडान। ये नाम आपको पता होने चाहिए।
ये मैप में भी आप देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ ओपेक का पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट पे दिया, आप ले सकते हो। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो ऑन द वेबसाइट यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ, यू कैन डू इट। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय बगदाद कॉन्फ्रेंस में बनाया गया 1960 में बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। वेनेजुएला को मत भूलिए, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में ये देश थे, बाद में और भी लिस्ट बढ़ती जाती है समय के साथ, शायद 23 प्लस कंट्रीज हैं। आप उसको डबल चेक जरूर करिएगा। नाउ ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपके इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यू गिव मी अ बिग थम्स अप। मिलेंगे न्यूज एनालिसिस और मोर एडिटोरियल्स के साथ नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक तैयारी करते रहिए।